Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Morning. So today we'll finish up the exercise. Started 2 days before exercise 6.1 introductory part and कुछ एक क्वेश्चंस कल हमने किए थे. आज को कंटिन्यू फर्दर करेंगे और खत्म करेंगे. Up to 10th we have done in the yesterday's class. Hopefully वहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है. So we'll start with question number 11. कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो रखो, बैग रख दो. Question number 11th. Let us start with question number 11th. A particle moves along the curve. एक पार्टिकल है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है जो कि कर्व के अलोंग मूव करता है. अब देखो हमारे जो 11th 12th की मैथ्स होती है ना, तो चाहे से हमने साइंस स्ट्रीम ले रखी है, कॉमर्स स्ट्रीम ले रखी है, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट वो साइंटिफिक मैथ्स होती है. तो उसमें थोड़े से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स होते ही हैं. ठीक है, कई बच्चे कॉमर्स के साथ भी ये वाली मैथ्स लेते हैं, जो मतलब इसको जनरल मैथ्स बोलते हैं. तो उनको तो प्रॉब्लम होती है, जैसे आप लोगों को तो नहीं होगी क्योंकि ये छोटी मोटी चीजें आप तो समझते होंगे, पार्टिकल मूविंग अलोंग, लेकिन कॉमर्स वालों को ये दिक्कत होती है. ठीक है, आपकी ये जो मैथ्स होती है ये साइंटिफिक मैथ्स होती है, मतलब साइंस से लेने वाली मैथ्स होती है, साइंस के साथ कॉम्बिनेशन में लेने वाली है मैथ्स होती है. पर अब ऑप्शन ये होता है कि हम ले जरूर कॉमर्स के साथ भी इसको सकते हैं. ठीक है, पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व. कोई कर्व के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है, लेट्स से दिस इज द कर्व. अब इसमें कोई पार्टिकल मूव करेगा तो इसी रास्ते से मूव करेगा, ये इसका पाथ है, ये इसका लोकस है. ठीक है, यहाँ पे भी आ सकता 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 है. द पॉइंट इज कि जब जब वो पार्टिकल किसी इस कर्व से मूव करेगा तो वो हर एक पॉइंट पे इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, यहाँ पे जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो भी इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो भी इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. ईच एंड एवरी पॉइंट पे इसकी इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करते रहेंगे. ठीक है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच. अब इस कर्व पे ऐसा पॉइंट या पॉइंट्स, पॉइंट्स का है उसने, तो डाउट है कि एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है, और एक भी हो सकते हैं. तो ऐसे पॉइंट या पॉइंट्स पता लगाओ, ऐसे पॉइंट या पॉइंट्स पता है, इससे देख लिया करो. ये ओरिजिनल कर्व जो है वो क्यूबिक है, तो इसका डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक होगा, तो क्वाड्रेटिक होगा तो 2 पॉइंट्स निकलेंगे. ठीक है ना, जितने डिग्री उतने सॉल्यूशंस. ठीक है, सो 2 पॉइंट्स निकलने वाले हैं इस कर्व पे, जहां पर उस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा उसकी रेट ऑफ चेंज जो होगी वो 8 टाइम्स फास्ट होगी एक्स कोऑर्डिनेट की रेट ऑफ चेंज. ठीक है, समझ आया. फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द एक्स कोऑर्डिनेट. ऐसा पॉइंट या ऐसा पॉइंट्स निकालो उस कर्व पर जहां पर वाई कोऑर्डिनेट जो है एक्स कोऑर्डिनेट से 8 गुना फास्ट चेंज हो रहा है. समझ आया, 8 गुना फास्ट चेंज हो रहा है. ओके, शुरू करें. कैसे करेंगे हम इसको? सबसे पहले तो हमको कर्व गिवन है, तो इस कर्व से वी कैन फाइंड आउट dy बाई dx. ऑब्वियस बात है, निकालो. Here the equation of the curve is given as the equation of the curve is given as 6y equal to 6y equal to x cube plus 2, right? बोलो. ओके, अब इसको डिफरेंशिएट करो एक बार बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x. नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x. अभी क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है, लेकिन क्वेश्चन इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x. With respect to x, we get, so we'll get what? 6 times dy by dx is equal to 3x स्क्वायर. बस, जिसको भी फर्दर सॉल्व किया, सो dy by dx आ गया. क्या आ गया बताओ? 3x² बाय 6 यानी कि x². यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है. हम्म, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं. अब हमको एक पॉइंट निकालना है या पॉइंट्स निकालने हैं. तो अभी तो मुझे पता नहीं है वो पॉइंट या वो पॉइंट्स कौन से हैं. सो जब भी आपसे पॉइंट्स पूछे जाएं, इधर भी नहीं, आगे एक ज्योमेट्री का चैप्टर भी आने वाला है, 3D ज्योमेट्री, वहां पर तो ये काम बहुत बार करना पड़ेगा. जब भी आपसे पॉइंट ऑब्लिक पॉइंट्स पूछे जाएं कर्व के ऊपर के, तो
हाल फिलहाल के लिए हम उन पॉइंट ऑब्लिक पॉइंट्स को x1 y1 मान लेंगे, या x डैश y डैश भी मान सकते हैं। तो अभी के लिए अपन मान लेते हैं कि वो पॉइंट या पॉइंट्स जिसकी बातचीत हो रही है वो x1 y1 है। यानी अब मुझे x1 y1 निकालना, यही मेरा क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, मान लूं मैं। नाउ लेट द पॉइंट्स, नाउ let the required points on the curve be, required points on the curve be, let the required points on the curve be x1 comma y1। ठीक है, तो अगर x1 कॉमा y1 मैंने पॉइंट्स निकाल लिए, तो ये dy बाई डी एक्स उस x1 कॉमा y1 पे निकालने जाऊंगा तो क्या आएगा, x1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यही आएगा। बोलो। सो dy बाई डी एक्स एट दीज पॉइंट्स x1 कॉमा y1, ये क्या आएगा, y1 तो पुटअप, y की कोऑर्डिनेट तो पुटअप करने के लिए है नहीं, x कोऑर्डिनेट तो है पुटअप करने के लिए। सो क्या आएगा, x स्क्वायर था तो इट विल बी लाइक x1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? बोलो। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? अब अपन उस लाइन को पकड़ते हैं। ये तो अपन ने जनरल चीजें कर ली, अब अपन उस लाइन को पकड़ते हैं। पहले डेरिवेटिव निकाल लिया, फिर पॉइंट पूछा था तो पॉइंट x1 y1 आगे होकर मान लिया, फिर क्या किया, फिर वो उसको डी बाई डी एक्स में पुटअप कर लिया। ठीक है, अब अपना ना काम है यहाँ से x1 या y1 जो भी अपने को दिखाई दे रहा है वो उसको फाइंड आउट करना। तो अब उस लाइन को पकड़ते हैं फिर से, क्या है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व at which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate। इससे क्या समझे, इसको कैसे मैथमेटिकली लिख सकता हूं मैं? y कोऑर्डिनेट की, ठीक है, अब इस बात को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ dx बाई डी एक्स। वेरी गुड। देखो y कोऑर्डिनेट के बदलने की रेट को क्या कहते हैं हम, देखो नेक्स्ट लाइन हमने लिख दिया, नाउ इट इज गिवन दैट, नाउ इट इज गिवन दैट, फिर ये लाइन लिख दी हमने, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। ओके, रेट ऑफ चेंज को अपन ने डी बाई डी एक्स से डिनोट करवाया है, तो y कोऑर्डिनेट की रेट ऑफ चेंज को हम डी बाई डी एक्स वाई का ही कहेंगे। बोलो। इट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट की रेट ऑफ चेंज को हम क्या कहेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। बोलो, समझ आया? जो कि अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, dx से dx कैंसिल आउट हो गए। ओके, अब एक एक इक्वेशन से डीवाई बाई डी एक्स 8 आ रहा है, और पीछे से डीवाई बाई डी एक्स क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो लेट्स से ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ओके, और उधर से इक्वेशन नंबर 2 से हमको क्या मिला, बोलो, ये। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन वन में भी एलएचएस पार्ट में डीवाई बाई डी एक्स है, इक्वेशन फर्स्ट में भी एलएचएस पार्ट में डीवाई बाई डी एक्स है। तो यहां से और यहां से हम आरएचएस पार्ट को कंपेयर करें तो x1 सॉल्व हो जाएगा, और एक बार x1 सॉल्व हो जाएगा तो वो पार्टिकल तो कर्व पे मूव मूव कर रहा है, तो उस x1 की उस कर्व की इक्वेशन में पुटअप करते हैं, वहां से y1 भी सॉल्व। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, वहां से क्या मिला था अपने को, टेल मी, x1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और यहां से क्या मिला हमको, 8। ओके, इसको सॉल्व करो तो x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और इसे सॉल्व करें तो x1 की दो वैल्यूज मिल रही है बेटा, जो हमने पहले डिसाइड किया कि दो पॉइंट्स मिलने वाले हैं, प्लस व माइनस व। अब x1 y1 कर्व पे लाया करते हैं, तो x1 y1 ऑलवेज कर्व को सेटिस्फाई करेंगे, तो इस x1 की वैल्यू को जैसे प्लस व माइनस व को मैं वहां डालूंगा तो y1 की भी दो वैल्यूज मुझे मिल जाएंगी। क्या लिखूंगा मैं, नाउ सिंस x1 y1 lies on the curve, x1 y1 lie on the curve, on the given curve, it must satisfy the equation of the given curve. So putting
x कॉमा वाई इक्वल टू x1 कॉमा y1 इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व। x कॉमा वाई को x1 कॉमा y1 करके इक्वेशन ऑफ द कर्व में पुट अप कर रहे हैं इन द इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व। ये थोड़ा सा आपका जो 3D वाला चैप्टर आगे आएगा आगे, उसमें तो अभी जैसे ये क्वेश्चन तो वन ऑफ ए काइंड है इस चैप्टर के लिए, लेकिन वहां पे तो 90% क्वेश्चन में ये काम करना है पॉइंट्स निकालने का, और वहां पे ऐसे x1 y1 मान के ही करना है, ठीक है। इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व वी गेट, so what is the equation of the curve given? Let's see again. This was the equation of the curve 6y equal to x cube plus 2, तो इसके अंदर में y की जगह y1 और फिर x क्यूब प्लस 2 है तो x की जगह x1 क्यूब प्लस 2 हो जाएगा, राइट। और उसमें भी मेरे पास x1 की तो वैल्यू है ना। सो विल पुट द वैल्यूज 6y1, तो प्लस एंड -4 दो पुटअप करनी है, एक बार 4 क्यूब प्लस 2 और 6y1 इक्वल टू -4 का क्यूब प्लस 2। दो केसेस ले लिए, एक बार 4 ले लिया और एक बार -4, तो y1 की दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो 6y1 इक्वल टू 64, 64 होगा, 64 प्लस 2 66, एंड यहाँ पर 6y1 ये क्या होगा -64 प्लस 2 -62, सही है। ओके, सो y1 की वैल्यू एक तो आती है 66/6 यानी कि 11, और एक आती है -62/6 -31/, ठीक है ना। तो y1 सॉल्व हो गया फाइनली। हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन द लाइन ऑन द कर्व आर, हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट्स x1 y1 जो अज्यूम किए थे अब वो सॉल्व हो गए हैं ना। लाइंग ऑन द कर्व या मूविंग ऑन द कर्व, उसने मूविंग कहा था, मूव कर रहे हो कर्व पे, मूविंग ऑन द कर्व आर। अच्छा, कॉम्बिनेशन से लिखना, जब x1 4 पुटअप किया तब 11 है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि किसी के साथ कुछ भी रख दें, राइट। एंड जब x1 -4 पुटअप किया तो y1 -31/3। दीज आर द टू पॉइंट्स। मैच करो, हो गया, बोलो क्लियर है। तो क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, लैंग्वेज तो बदल बदल के कुछ भी कहते हैं, घूम फिर के काम तो वही करना है अपने को। रेट ऑफ चेंज का मतलब ध्यान रखना है। रेट ऑफ चेंज जो वाई कोऑर्डिनेट था, तो डी बाई जिसका भी रेट ऑफ चेंज का है उसके आगे d/dx लगा दो, सिंपल सा लॉजिक है। जिसका भी रेट ऑफ चेंज का है उसके आगे क्या लगा दो बेटा, d/dx लगा दो, ठीक है। चलो, ओके, लेट्स कंटिन्यू फर्दर। क्वेश्चन नंबर 12, वापस आपके सिमिलर नेचर क्वेश्चन आ गए। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट दिस, तो रेडियस के चेंज होने की रेट दे रखी है, खत्म करो उसको तो जल्दी से। dr बाय पर विद रेस्पेक्ट टू टाइम दे रखा है ना, तो dr/dt इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर पर सेक। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द एयर बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस, बहुत सारा लगा तो फिर से। तो एट व्हाट रेट वॉल्यूम पूछा है आपसे, सो dv/dt पूछा है, और वो भी कब, जब रेडियस क्या हो 1। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो काफी सेम पैटर्न पे। सो एयर बबल किस शेप का होता है, स्फेयर। ये सारी चीजें अपने को बाय डिफॉल्ट याद रखनी है। एयर बबल विल बी ऑफ स्फेरिकल शेप, सो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर बोलो 4/3 πr3, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टी, क्योंकि दोनों जगह dr/dt dv/dt, सो ये एक्सप्रेशंस अपने को पैदा करने के लिए विद रेस्पेक्ट टू टी करना पड़ेगा। वी गेट dv/dt, इधर बताओ 4/3 विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, r क्यूब का बनता है 3r² और r का बनता है dr/dt, राइट। सो 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, फर्दर 4πr² को dr/dt की वैल्यू क्या गिवन है 1/2, सो 2r², वॉल्यूम किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेक, ठीक है। अब r की वैल्यू भी 1 पुटअप कर दें, जब पाई रह गया क्या कहीं, पाई रह गया, यस 2 पाई, सो 2πr² सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सो नाउ हम क्या लिखेंगे, वही लास्ट लाइन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर is given by dv/dt at r equal to 1, दैट इज इक्वल टू 2π × 1 का स्क्वायर, यानी कि आंसर इज 2π सेंटीमीटर क्यूब पर सेक। देखना 2π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। नेक्स्ट 13th वन, a balloon which always remains spherical has a variable diameter, वापस उसी फॉर्म का आ गया।
ठीक है, डायमीटर दे रखा है, रेडियस नहीं दे रखा, तो कोई बात नहीं, डायमीटर से रेडियस निकाल लेंगे। तो आपको एक फंक्शन दे रखा है जिसके अंदर डायमीटर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है, उस एक्सप्रेशन से आप रेडियस एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकाल लो। समझ गए? उसके बाद फिर क्या करना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये लो साहब, आपको अगर डायमीटर जो है एक फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम भी आपको फंक्शन ऑफ एक्स से ही पूछा गया है। हाँ, इधर अगर कुछ विद रेस्पेक्ट टू सम अदर पैरामीटर पूछता तो फिर घुमा हुआ क्वेश्चन होता। अब विद रेस्पेक्ट टू एक्स देकर विद रेस्पेक्ट टू एक्स ही पूछ ले तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, राइट? सो मेरे पास डायमीटर गिवन है, here the diameter of a spherical balloon is given as a function of x as follows, is given as a function of x as follows। सो डायमीटर को लेट्स से मैं d से डिनोट कर देता हूं, d इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस। डायमीटर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है। सो इससे पहले मैं रेडियस निकालूंगा क्योंकि सारे फॉर्मूला रेडियस में चलते हैं। सो सो रेडियस ऑफ द balloon radius of the balloon as a function of x, as a function of x will be like, अब रेडियस को मैं r से डिनोट करा दूं। सो रेडियस इज व्हाट, हाफ ऑफ डायमीटर। So it will be like half of the 3/2 into 2x plus 1, which ultimately will be like 3/4 times 2x plus 1। बोलो यहाँ तो कोई डाउट नहीं है? चलो जी, अब रेडियस आ गया, अब अपन वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकालते हैं और फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकालते हैं। ठीक है, डायमीटर इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, रेडियस एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, रेडियस एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। नाउ वॉल्यूम ऑफ द बैलून एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, as a function of x will be, सो वॉल्यूम को लेट से हम डिनोट करा देते हैं v से। क्या होता है वॉल्यूम, 4/3 पाई r क्यूब, जिसमें r की वैल्यू है एज ए फंक्शन ऑफ x। तो ये पुटअप करते हैं, वॉल्यूम भी क्या बन जाएगा, अभी इस समय वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ r है लेकिन r एज ए फंक्शन ऑफ x है। सो अल्टीमेटली वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ x बनाया जा सकता है ना। क्यों बना रहे हैं हम, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही मुझे उसकी रेट ऑफ चेंज चाहिए। तो उसको मैं किसी को भी एक्स के रिस्पेक्ट में तभी डिफरेंशिएट करूंगा जब वो फंक्शन ऑफ एक्स होगा, उससे आसानी होगी। यही करते हैं। ओके, सो पुट द वैल्यूज, इट विल बी लाइक 4/3 पाई, बोलो आर की वैल्यू। तो थोड़ा सा इस बार डिफरेंशिएशन पार्ट हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, 3/4 2x प्लस 1, ये किसकी वैल्यू है, तो इस पूरे का क्यूब है, पूरे का क्यूब है, आर का क्यूब है ना, तो इस पूरे आर की वैल्यू का क्यूब है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं जितना कर सकते थे हम। सो इट विल बी लाइक 4/3 पाई, 3 का क्यूब इज 27, 4 का क्यूब इज 64 एंड 2x प्लस 1 का मत करो सॉल्व, एज इट इज लिख दो 2x प्लस 1 का होल क्यूब। चलो न्यूमेरिक पार्ट को सॉल्व करो। तो 3 से 9 टाइम्स एंड व्हाट 4 से हाउ मेनी टाइम्स 16 टाइम्स, तो इट विल बी लाइक 9 पाई/16 टाइम्स 2x प्लस 1 का होल क्यूब। ये फाइनल फंक्शन ऑफ एक्स आ गया वॉल्यूम। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दैट्स इट, वही हमारा आंसर। ओके, वही हमारा। और ऐसा भी निकाल के एट सम पॉइंट आर इक्वल टू निकाल, तो कोई पॉइंट नहीं है, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स ही आपको डिफरेंशिएशन चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन की लाइन कॉपी पेस्ट करेंगे हम। नाउ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज गिवन बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है, सो डीवी विद रेस्पेक्ट टू एक्स है बाय डी एक्स। तो डीवी बाय डी एक्स करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना पड़ेगा। ठीक है, सो वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ एक्स गिवन था मुझे 9 पाई/16, 9 पाई/16 तो है हमारा कांस्टेंट पार्ट। और आगे क्या है बोलो, 2x प्लस 1 का होल क्यूब। सो पहले एज अ पॉलिनोमियल ट्रीट होगा, 3 नीचे आ जाएगा, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर रह जाएगा। ये चेन रूल से 2x प्लस 1 का भी डेरिवेटिव होगा विच विल बी 2। इसको सॉल्व करो। सो 9 पाई/16 इंटू 3 2 जा 6 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो 2 से 3 टाइम 8 टाइम्स और कट गया ये,
सो 27 पाई/8 टाइम्स 2x+1 का होल स्क्वायर। आंसर चेक करो। हो गया डन। और मान लो यहाँ पे रेडियस दे रखा होता एट रेडियस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, फिर क्या करते? एट रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, कुछ भी दे रखा होता फिर क्या करते? फिर उस रेडियस से पहले एक्स की वैल्यू निकालते और वो एक्स की वैल्यू यहाँ पुटअप करते। कैसे निकालते? हमारे पास रेडियस एज ए फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है ना, तो रेडियस एज ए फंक्शन ऑफ एक्स में मैं कोई भी आर की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करूँ 3 4 5, तो वहां से एक्स निकल जाएगा। और उस एक्स को मैं वहां पुटअप करता फाइनल, अगर इन केस गिवन होता। ठीक है, ठीक है, समझ आया? सपोज करो डायमीटर गिवन होता तो डायमीटर, हमारे पास डायमीटर भी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है, रेडियस भी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है, वॉल्यूम भी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है। तो अगर मेरे पास डायमीटर गिवन है वहां से भी एक्स निकल सकता है, मेरे पास रेडियस गिवन है वहां से भी एक्स निकल सकता है, और मेरे को इन केस वॉल्यूम गिवन है जो कि नॉट पॉसिबल, तो उससे भी एक्स निकल सकता है। तो तीनों में से कुछ भी गिवन है तो एक्स निकाल के उसको यहाँ पुटअप करना है, इन केस कुछ भी गिवन है। ठीक है, चले नेक्स्ट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप। किसी पाइप से सैंड होती है ना, बूढ़ा, जो हमारे पहाड़ के पीछे है, ठीक है, वहां से वो सैंड हम निकाल रहे हैं, पोर कर रहे हैं। पोर मतलब उसमें से पास थ्रू करवा रहे हैं, ठीक है, एट द रेट दिस। तो इस रेट पर वो सैंड निकल रही है। अब आप ये देखो ये किस टाइप की क्वांटिटी है? क्यूबिक। तो क्या होती है क्यूबिक क्वांटिटी? क्या होती है? वॉल्यूम। यानी ये वॉल्यूम के रेट ऑफ चेंज की बना, ये वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज की बना। लेकिन सर कौन सा ऑब्जेक्ट? तो आगे देखो, द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स ए कौन, ये लो हो गया काम। जो फॉलोइंग सैंड है क्या बना रही है? कोण बना रही है। तो यानी ये वॉल्यूम ऑफ कोण का रेट ऑफ चेंज गिवन है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर, dv/dt गिवन है ऑफ कोण। डन। हाँ, तो पाइप से रही है, बना तो कौन रही है? तो अगर किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट बनता है तो हम दोनों का वॉल्यूम इक्वेट करते थे 10th में। तो चलो हमारे पास अगर पाइप के डायमेंशन गिवन नहीं है और कोण की गिवन है तो हम कौन का भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ठीक है। और देखो अगर पाइप से आ रही है तो पाइप से तो वो पास थ्रू हो रही है, तो पाइप का वॉल्यूम थोड़ा ना चलेगा, पाइप में फिक्स थोड़ी ना है, फिक्स तो कोण में ही है ना। ठीक है, आगे चलो। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे वो इस तरीके से सैंड पाइप से गिरा रहे हैं कि वो गिरते गिरते ऑटोमेटिक उसमें ऐसी फंक्शनिंग है कि ये कोण बना रही है। ठीक है ना? और इस तरीके से वो कोण बनता है। जैसे कोण की बात आती है तो कोण में दो चीजें होती हैं, रेडियस एंड हाइट, तो दो पैरामीटर्स होते हैं। तो किसी भी एक पैरामीटर को किसी दूसरे फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशिएट तो एक ही पैरामीटर के रेस्पेक्ट में करेंगे ना। सो उसका रिलेशन वो खुद ने दे रखा है कि इस तरीके से है कि हाइट हर बार रेडियस की 1/6 है। रेडियस जितनी भी है हाइट उसकी 1/6 है। रेडियस अगर 6 सेंटीमीटर है तो हाइट 1 सेंटीमीटर ही है। यानी इससे चौड़ा कौन बन रहा है? रेडियस जिसका ज्यादा हो और हाइट कम हो। ठीक है। एट एवरी मोमेंट, एट एवरी पॉइंट पे, अगर जैसे मैंने सैंड में गिरा रहा हूँ और कोण बन रहा है, मैं स्टॉप कर दूं, स्टॉप, उस जगह भी मैं चेक करूंगा तो हाइट रेडियस की 1/6 होगी। फिर मैं थोड़ी सी और सैंड गिराऊंगा तो थोड़ा सा और बड़ा कोण बनेगा। अब जैसे ही कोण बनेगा तो हाइट भी बढ़ेगी, रेडियस भी बढ़ेगा, लेकिन वो डायमेंशन इसी रेशियो में बढ़ेंगे वो, कि हर बार जब भी आप स्टॉप करोगे तो हाइट कोण की हमेशा क्या होगी? 1/6 होगी। ठीक है। अब आगे क्या है? हाउ फास्ट इज द हाइट इंक्रीजिंग, तो उसकी हाइट किस स्पीड से बढ़ रही है, यानी क्या पूछा है आपसे? dh/dt। यानी कि आपको रेडियस को एलिमिनेट करना पड़ेगा, रेडियस को h की फॉर्म में लिखना है। आपसे dh/dt पूछा है तो आपको पूरा वॉल्यूम फंक्शन h में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपसे रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस पूछा होता तो आपको पूरा वॉल्यूम फंक्शन रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ता। ठीक है ना? व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, और फिर वो पॉइंट दे दिया आपको व्हेन h इक्वल टू 4, ये पूछा है। समझ गए? क्लियर? ठीक है। अच्छा, गिवन क्या है? हेयर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन, रेट ऑफ चेंज ऑफ, या रेट ऑफ इंक्रीज भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन इज गिवन एज dv/dt इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेक। ठीक है, ये तो है गिवन। लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। यहां से मुझे कुछ ना कुछ वैल्यूज पुटअप करनी होगी, दिख रहा है मुझे। ठीक है। और मुझे क्या निकालना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट। ठीक है, तो अब वॉल्यूम फंक्शन लिखता हूं मैं। नाउ वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ cone equal to, now we know that volume of
कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन दैट इज V इज इक्वल टू, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कौन, बोलो साक्षी, 1/3 πr²H। वेरी गुड। अब ये वॉल्यूम फंक्शन जो है अभी R और H दोनों की फॉर्म में है, तो या तो मैं R के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूँ या H, मुझे किस में चाहिए, H में चाहिए, मुझे पूरा वॉल्यूम फंक्शन किस में चाहिए, H में। तो एक रिलेशन गिवन है ना कि हाइट इज इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स ऑफ R, वहां से मैं R को यहाँ से हटा ही दूंगा, एलिमिनेट ही कर दूंगा। ठीक है, ओके। नाउ अगेन इट इज ऑल्सो गिवन दैट, ऑल्सो गिवन दैट, जो भी गिवन है, क्या गिवन है, हाइट ऑफ कोन is height of cone is 1/6 of its radius, of its radius, that is h equal to 1/6 times of r। ठीक है, तो यहां से r इज 6h, वो r की वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी ना h में कन्वर्ट करने के लिए, तो r इज इक्वल्स टू 6h, पुटिंग r इक्वल्स टू 6h, पुटिंग r equals to 6h in the volume function, इन द वॉल्यूम इक्वेशन लिख लो या वॉल्यूम फंक्शन लिख लो, वी गेट अब नया वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ एच क्या बन गया, वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 आर की जगह 6h, तो उसका स्क्वायर, एंड फिर एक h और है मेरे पास, so it will be like 1/3 36h स्क्वायर इंटू h, 3 से 12 टाइम्स गया। सो फाइनल मेरे पास वॉल्यूम फंक्शन क्या बना बताओ, 12πh³, 12πh² इंटू h3, ये मेरा फाइनल वॉल्यूम फंक्शन बन गया। 12π नहीं लिखा, 12πh³, ये मेरा फाइनल वॉल्यूम फंक्शन बन गया एज ए फंक्शन ऑफ h। ठीक है, अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू t। क्यों, क्योंकि dv/dt की वन है, समझ गए। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t, differentiating both sides with respect to t, we get dv/dt, v का तो बनता है dv/dt, और उधर क्या था 12π h³, h³ का क्या बनेगा 3h², और फिर h का विद रिस्पेक्ट टू t क्या बनेगा dh/dt। अब देखो इस इक्वेशन में dv/dt तो है मिसिंग और dh/dt है पता लगाना, तो पुट अप द वैल्यूज ऑफ dv/dt एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ dh/dt, दैट इज, बोलो dv/dt क्या गिवन था शुरुआत में, देखो 12 cm³ पर सेकंड गिवन था ना, तो इसकी वैल्यू 12, इसकी वैल्यू 12 3 या 36πh² इंटू dh/dt। फाइंड द वैल्यू ऑफ dh/dt फ्रॉम हेयर ऑन, dh/dt इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 36πh², सो 12 से 36 1/3 टाइम्स हो जाएगा ये, तो 1/3πh²। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट तो आ गया, लेकिन एज ए फंक्शन ऑफ एच ही आया है। उसने फिर पर्टिकुलर एक पॉइंट पे भी तो पूछा है, क्या, व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, तो एच की वैल्यू 4 पुटअप कर दूंगा तो फाइनल न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी। सो फाइनल स्टेप हो जाएगा नाउ, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट when it is, when it is how much 4 centimeter is given by, is defined by, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, dh/dt at the point h equal to 4, and that is equal to 1 divided by 3π, h की वैल्यू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 3 जा 48, 1/48π, और h है हाइट है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, चेक करो 1/48π सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि हाइट है, लीनियर बनेगा, सही है।
चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15th एंड 16th आर ऑफ द सेम नेचर, वेरी इजी। अब थोड़े कॉमर्स के क्वेश्चंस भी आ गए इसमें, क्योंकि कॉमर्स वाले भी लेते ही हैं ऐसी वाली, ये वाली जनरल मैथ्स। द टोटल कॉस्ट, द टोटल कॉस्ट C of x in rupees associated with the production of x units of an item is given by as a function of x। ये कॉस्ट सब समझते हो, कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट बोलो, कॉस्ट का मतलब नहीं समझते? कॉस्ट का मतलब खर्चा। कोई भी प्रोडक्शन होता है किसी भी आइटम का, किसी भी प्रोडक्ट का, तो कुछ कॉस्ट लगती है उस पर प्रोड्यूस करने पे, लगती है कि नहीं लगती है? तो वो एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है यहाँ पे, और एक्स यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं भाई। अगर 10 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू 10 पुट अप करो, उतनी कॉस्ट आएगी। अगर 20 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे हम फैक्ट्री में, तो एक्स की वैल्यू 20 रख दो इस इक्वेशन में, तो वहां से टोटल प्रोडक्शन 20 कॉस्ट की, 20 यूनिट्स की टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पता चल जाएगी। ऐसे एज ए फंक्शन ऑफ एक्स इन्होंने डिफाइन किया हुआ, सी ऑफ एक्स। किसी भी आइटम की प्रोडक्शन कॉस्ट को अलग अलग तरीके से जो है, जो एनालिस्ट हैं वो डिफाइन कर देते हैं। अब आपसे पूछा मार्जिनल कॉस्ट, तो बस आपको कुछ टर्म्स का मीनिंग याद रखना है यहाँ पे। मार्जिनल वर्ड जहां पर भी आ जाए दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज। मार्जिनल मतलब कि अभी मैंने 10 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, तो 10 से जब मैं 11वां यूनिट प्रोड्यूस करूंगा तो मेरी कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विद रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विद रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो मार्जिनल कॉस्ट मतलब वही है DC/DX। इसका मीनिंग पता करो, अब क्या है क्वेश्चन में, कुछ ही नहीं है। DC/DX निकालो, और वो भी एक पॉइंट पे दे दिया, कब? जब 17 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे थे। मतलब 70वें से जब 18वां यूनिट प्रोड्यूस होगा ना, तब जो कॉस्ट है कितनी बढ़ेगी वो पता लगाना है। समझ गए? 70वें से जब 18वां यूनिट प्रोड्यूस होगा। ओके, अब आप मैनुअली मत निकालने लग जाना। कई बच्चे ऐसे करते हैं, सर एक बार 17 डाल देते हैं, फिर एक बार 18 डाल देते हैं, फिर देख लेंगे गैप कितना है, उतनी तो इंक्रीज हुई। वो कब होता? जब ये फंक्शन लीनियर होता, तब तो आप मैनुअली निकाल सकते थे। क्योंकि एक्चुअली 17 और 18 का गैप नहीं चाहिए, 17 और 17 से जस्ट बड़ा जो पॉइंट होता है एच जोड़ के, उसका गैप चाहिए, जो मैनुअली निकालना पॉसिबल नहीं है। 17 और 17 प्लस एच का गैप चाहिए, कि 17 से जब वो 17 प्लस एच हुआ, तब कॉस्ट कितनी बढ़ी, जो कि ऑब्वियस बात है मैनुअली निकालना पॉसिबल नहीं है। वो लिमिट्स का तरीका, और लिमिट्स का तरीका मतलब डेरिवेटिव्स का तरीका से निकालना ही पॉसिबल है। फिर भी लीनियर में तो वो मैच करता है हमेशा। अभी आप अभी मैनुअली निकाल के करोगे ना, तो आसपास आएगा, लेकिन का पूरा मैच नहीं करेगा। आसपास का मतलब आपका 4,000 आ रहा है, तो वहां हो सकता है 3,700 800 आ जाए, इतना मैच करेगा। लेकिन पूरा एग्जैक्ट मैच नहीं, आपका ज्यादा आएगा, क्योंकि आपने 17 से 18 का निकाला है, बहुत बड़े गैप का निकाला है आपने, और उसका जो है बिल्कुल मिनिमल गैप का है, 17 से, जस्ट 17 से बड़ा। ओके, चलिए। सो कुछ नहीं करना है इसमें। हेयर द टोटल कॉस्ट एंड रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन लाइक यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय एज इट इज, कॉपी पेस्ट करो, ठीक है। और फिर उसने मार्जिनल कॉस्ट वर्ड यूज किया, तो आप भी मार्जिनल कॉस्ट वर्ड यूज करो। नाउ मार्जिनल कॉस्ट इज गिवन बाय, मार्जिनल कॉस्ट इज गिवन बाय, मार्जिनल कॉस्ट इज गिवन बाय, मार्जिनल कॉस्ट को हम कह देंगे DC ऑफ एक्स बाय DX। C ऑफ एक्स को अपन डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, DC ऑफ एक्स बाय D ऑफ एक्स। ठीक है, चलो तो करो इसको। 0.007 एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब 0.007 तो विल बी ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, और एक्स क्यूब का मतलब 3x² ये पहली टर्म हो गई, माइनस 0.003 विल बी ट्रीटेड अगेन एज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इंटू 2x हो गई इसकी वेरिएबल क्वांटिटी। 15x का ऑब्वियसली 15 है, और 4,000 तो फिक्स से जुड़ेगा ही जुड़ेगा, 4,000 तो हमेशा जुड़ेगा। यानी कि ये 4,000 वो अमाउंट है जो नंबर ऑफ यूनिट्स पे बेस नहीं है। नंबर ऑफ यूनिट्स 10 है तो भी 4,000 जुड़ेगा, नंबर ऑफ यूनिट्स अगर 100 है तो भी वही 4,000 जुड़ेगा। अब ऐसा कौन सा सर कॉस्ट है जो कि नंबर ऑफ यूनिट्स पे ही बेस्ड नहीं है? तो कई सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उस फैक्ट्री का रेंट देना है, सपोज करो 4,000 रुपये, तो वो मैं अगर ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा तो लैंडलॉर्ड ज्यादा किराया थोड़ा ना लेगा, वो तो फिक्स है ना 4,000। तो ऐसा कॉस्ट भी होते हैं, वो कांस्टेंट क्वांटिटी में ऐड हो जाते हैं उस कॉस्ट। ठीक है, तभी तो कहते हैं कि ज्यादा बल्क में प्रोड्यूस करने से ज्यादा फायदा होता है। क्यों?
क्योंकि अब अगर मैं 40 आइटम प्रोड्यूस करूंगा तो 4000/40 एक आइटम का कॉस्ट आएगा 100 रुपया। लेकिन अगर मैं 4000 ही आइटम प्रोड्यूस कर दूं तो वो तो 4000 ही रहा ना। तो 4000/4000 एक आइटम का कॉस्ट या रेंट कह लो 1 रुपया आया। तो बल्क में प्रोड्यूस करने से वो जो कॉस्ट है कम हो जाती है। लेकिन फिर वो उतना बिकना भी चाहिए। बल्क में प्रोड्यूस करके अगर वो सड़ जाए माल आपका तो फिर उतना ही नुकसान है। तो बड़ा बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है कि इधर उतना नुकसान भी ना हो और इधर जो है वो जो हमारा डेड स्टॉक भी ना बच जाए। ठीक है, तो बिजनेस करना भी बड़ी टेढ़ी खीर है आज की तारीख में। इसको सॉल्व करते हैं। 0.007 × 3 इज वॉट? 0.7 3 21 लिखना लिखेंगे हम इसको एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.006 टाइम्स ऑफ एक्स एंड +15 +4000 कर लो तो 4015 आ गया, राइट। ये एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आ गया। अब उसने क्या पूछा था? मार्जिनल कॉस्ट व्हेन द 17 आइटम्स आर प्रोड्यूस, ठीक है। सो मार्जिनल कॉस्ट, marginal cost when 17 items are produced is given by, and 17 items are produced is given by, तो इस पूरी चीज को हम क्या कहेंगे? dC/x at x इक्वल टू 17। 17 है। C/x को एक ब्रैकेट और लगाना, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू, अब इसमें 17 पुटअप करो, थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर है। 17 का स्क्वायर करना है, देन 0.006 इंटू 17 करना है और 4015 रुपये फिक्स जुड़ेंगे। तो 17 का स्क्वायर इज 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर इज 289 माइनस, इसको करो 17 6 जा 102, 102 सही है ना। तो 102 क्या 3 डेसिमल प्लेस में लिखना है तो 0.102, ठीक है। +40, इसको करो मल्टीप्लाई एक जना। 0.021 इंटू 289 करिए, क्या आएगा? कितनी देर में करोगे? 21 9 का कितना होता है? 189। 189 बचे 18। 21 8 जा कितना होता है? 168। 168 और 18 178, 188, 196, रिमाइंडर 9, 19। 21 2 जा 42, 42 और 19। 6069, 61 आना चाहिए शायद। 6.069, ठीक है। -0.102 प्लस 4015, ये करो सॉल्व। फाइनल आंसर बताओ। और ये फाइनल आंसर रुपीस में आएगा। कॉस्ट है ना, कॉस्ट का यूनिट क्या होता है? रुपीस। उसने दे भी रखा है द टोटल कॉस्ट C/x इन रुपीस। 40, हाँ, 96। देखो मैच करो फिर आंसर रुपीस में आ जाएगा ये। राउंड ऑफ कर सकता है क्योंकि रुपीस है ना। 4021 कर दें। 20 15th, 15th का ही देख रहे हो ना। अब बताओ क्या गलती करी, जल्दी से बताओ। बोलो रोनित। जल्दी से बताओ क्विकली। आंसर देख के ही पता चल जाना चाहिए कि सर ये गलती है। आप पीछे आंसर क्या आ रहा है? 20 रुपए। हमारा आंसर क्या आ रहा है? 4000 ज्यादा है। 4000 का डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा क्या? कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। यहाँ क्या आएगा? 15। तो 4000 पे एज इट इज कम हो जाएंगे। 15 15, तो आंसर क्या आ जाएगा? 20.961। भी ठीक है। ठीक है। 4000 का डेरिवेटिव हम 4000 ही लिख के बैठे थे, जबकि 4000 कितना भी 4000 क्यों ना हो, डेरिवेटिव तो वही रहेगा। क्लियर। अब देखो कोई चीज कांस्टेंट है
तो उसका रेट ऑफ चेंज का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। जब कोई चीज कॉन्स्टेंटली बढ़ती है तो रेट ऑफ चेंज में फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए 4,000 का रेट ऑफ चेंज जीरो ही रहेगा, उस पार्ट का जीरो रहेगा, बाकी जो वेरिएबल है उस पार्ट का कुछ 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 रहेगा। ओके, समझ गए। चलो, अब ऐसा ही क्वेश्चन है मार्जिनल रेवेन्यू पे, तो बस ये सेम टू सेम हो जाएगा, बस कॉस्ट और रेवेन्यू में क्या डिफरेंस है वो आपको जनरल नॉलेज के लिहाज से पता होना चाहिए। बाकी इस पेपर के लिहाज से, आपकी जो ये साइंटिफिक मैथ्स है इसके लिहाज से, अगर आपको रेवेन्यू का मतलब ना भी पता हो तो भी क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लोगे, कॉस्ट की जगह रेवेन्यू पुट कर दोगे। ठीक है, तो आंसर तो क्या है, इसका डेरिवेटिव करो, एक्स की वैल्यू 7 पे, उससे भी ज्यादा सरल दिखाई दे रहा है, डी आर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल टू, करना 13 2 26x प्लस 26, और फिर उसमें भी एट एक्स इक्वल टू 7 पुटअप करना है। सही हो जाता है, 26 कॉमन ले लो चाहो तो, x+1, और उसमें भी फिर आप पुटअप कर दो 7+1, 26 × 8 कितना होगा, 6 या 48, रिमाइंडर 4 8 16 एंड 4, 208 रुपये, चेक करो, 208 आंसर। ठीक है, अब ये तो हो गया, लेकिन इसका मतलब नहीं बताया किसी ने, रेवेन्यू का मतलब। रेवेन्यू का मतलब बताओ, प्रॉफिट। रेवेन्यू का मतलब प्रॉफिट। तो टिपिकल नॉन कॉमर्स स्टूडेंट की तरह बातचीत कर रहे हो, जिनको कॉमर्स से कोई लेना देना नहीं होता। हम्म, गूगल पे देख रहे हो, गूगल पे देखा। देखो, ऐसा है ना, अगर बचपन में आपके पेरेंट्स ने, स्पेशली पापास ने, अगर आपको कभी, जैसे किसी के बिजनेस में है, जैसे आपके तो शुरू से ही सर्विस में, तो आपने तो इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, या किसी किसी और जैसे चाचा जी वाचा जी कहीं हो, जैसे आपके पापा कभी आपको ले गए हों दुकान पे, तो जब छोटे बच्चे रहते हैं अपन, तो ऐसा लगता है कि सपोज करो हमको जनरली जाके गल्ले पे बिठा दिया जाता है, या जो हमें हॉट सीट है उस पर जाके बिठा दिया, भाई तू बैठ के आराम कर, तू वॉच कर क्या हो रहा है। और वहां पे क्या हो रहा है, जैसे कोई आइटम बिका, आइटम बिका तो पैसे आए, पैसे आए तो गले में गए। तो हमको एज ए चाइल्ड क्या लगता है कि ये जो पैसा आ रहा है सारा प्रॉफिट है, ये अपना है, ऐसा लगता है ना। यार कितने पैसे आते हैं पापा के पास, हम मांगते तो देते नहीं है ना। लेकिन जब बड़े होते हैं तो पता चलता है कि जो 1,000 रुपये कोई सी साड़ी को बेचने से मिले, उस 1,000 में से 900 की तो खरीद थी, प्रॉफिट तो 100 ही कमाया। इस 900 को तो वापस इन्वेस्ट करके एक और साड़ी लानी है, दुकान में स्टॉक वापस भरना है ना। तो वो जो 1,000 आता है ना, उसको बोलते हैं रेवेन्यू, दैट इज नॉट प्रॉफिट। यानी सेल्स प्रोसीड्स, दूसरा वर्ड है इसके लिए, सेल्स, सेल्स करने के बाद जो प्रोसीड्स मिले, तो उसको बोलते हैं हम रेवेन्यू। और प्रॉफिट जो होता है वो रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करके मिलता है। जैसे ये रेवेन्यू और इससे पहले जो कॉस्ट थी, इन दोनों का जो गैप होता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट। ओके, अभी क्लियर है। ठीक है, चलो वो जनरल नॉलेज की बात थी। अगर आप एक बड़े ऑफिसर बनोगे तो आप वहां पे, जैसे सपोज करो गवर्नमेंट ऑफिशियल बनोगे ना, तो वहां पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बड़ी मारामारी है, हर कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अधिकारी बनना चाहता है। ठीक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट मतलब गवर्नमेंट का ऐसा डिपार्टमेंट जहां पे उसके पास पैसे आते हैं, और गवर्नमेंट के पास जो पैसे आते हैं ना, उसमें से 99% प्रॉफिट होता है, कॉस्ट क्या 1%। जैसे सपोज करो कोई प्लॉट की रजिस्ट्री हुई, अब प्लॉट की रजिस्ट्री हुई तो रजिस्ट्री जो चार्जेस लगते हैं अपने, मान लो एक प्लॉट है 5 लाख का, उसमें अपने चार्जेस लग गए 10,000 20,000 जो भी लगे, तो 20,000 में से वो सारा का सारा जो रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास गया वो सारा का सारा प्रॉफिट है। उसका कुछ खरीदना थोड़ा ना बैंक उसको वापस। तो वहां पे वो कई ऐसे बिजनेस हैं जिसमें रेवेन्यू जो होता है वो एज इट इज प्रॉफिट के बराबर होता है, कॉस्ट मिनिमल होती है। और कईयों में आधो आध होती है, कईयों में 50-50 होती है, कईयों में 90-10 का परसेंटेज होता है। जैसे मान लो एक सर्विसमैन है, जैसे एज ए टीचर है, अब टीचर के पास जो फीस आ रही है, तो वो फीस में से ऐसा नहीं है कि उसको, उसका कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट है, लेकिन कम परसेंटेज में। डॉक्टर के पास जो फीस आ रही है, फिर किसी भी प्रोफेशनल के पास फीस, किसी लॉयर के पास फीस जा रही है, तो वो करीब करीब सारी रेवेन्यू प्रॉफिट के ही बराबर है। ओके, चलो। हाँ जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया खत्म करो उसको। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल, व्हाट इज एरिया ऑफ ए सर्कल, 2 पाई पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू आर, क्योंकि इसने क्या रखा विद रेस्पेक्ट टू आर, तो विद रेस्पेक्ट टू टी नहीं करना, विद रेस्पेक्ट टू आर क्या बनेगा, 2 पाई आर, उसमें पुटअप करो 6, 2 पाई × 6 12 पाई, आंसर चेक करो। बी आ रहा है, चेक करो। रिवेन्यू का फिर से आ गया,
सो इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा 6x+36, 6 को कॉमन लो तो x+6, और यहाँ पे x की वैल्यू डाल दो 15, 15 + 6, 6 × 21, 126, एग्जैक्टली 6 बज चुके हैं एंड वी आर डन। ओके, सो टुमारो विल स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस का इंट्रोडक्टरी पार्ट में करीब 50% ऑफ द क्लास टाइम हम इन्वेस्ट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि फिर एक्सरसाइज भी थोड़ी बहुत हम कल ही स्टार्ट कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। सौम्या रुको।